सेकेंड यूनिट मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक 1 इसमें। और व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी फर्स्ट है। तो देखो, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है, जिसमें अगर अपने मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की पहले तो बात करें तो इसमें गवर्नमेंट कुछ रेगुलेट करती है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को, इन कुछ ऐसे वेरिएबल्स जो पूरी कंट्री को के लिए चेंज होने चाहिए। इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है ये कंट्रोल करने के पीछे का। सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कंट्री की ग्रोथ, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए और एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए। एंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट वेरिएबल्स। टारगेट वेरिएबल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मॉनेटरी वेरिएबल्स एंड रियल वेरिएबल्स। ये एमसीक्यू हो सकता है। अब मॉनेटरी वेरिएबल्स में क्या आएगा, तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट। जबकि रियल वेरिएबल्स में जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट रेट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सेट्रा। अकॉर्डिंगली देर आर टू पॉलिसीज फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। एक तो पहले है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी है फिस्कल पॉलिसी। तो याद रखना है कि दो पॉलिसी है। और इसमें जब मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है मॉनेटरी अथॉरिटी, और वो सारे मॉनेटरी मैटर्स के लिए होती है। जैसे कि मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे कंट्रोल लाना, यानी उनके लेंडिंग और बोरोइंग पे कंट्रोल लाना, एक्टिव परचेज एंड सेल ऑफ पेपर एसेट, यानी पेपर एसेट को खरीदना बेचना, पेपर एसेट मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह, सिक्योरिटी। और पैसिव परचेज एंड सेल ऑफ पेपर एसेट, यानी बॉन्ड को खरीदना बेचना, लेकिन पैसिव, मार्केट में डायरेक्टली नहीं, किसी के जरिए से खरीदना बेचना। इससे मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है। हेनरी जॉनसन के हिसाब से ये सेंट्रल बैंक अप्लाई करती है, याद रखना है। और इसमें कंट्रोल किस पे करना है, सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर। और जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एमपी यानी मॉनेटरी पॉलिसी को हम क्रेडिट पॉलिसी भी बोलते हैं या मनी मैनेजमेंट पॉलिसी भी बोलते हैं। अब ऑब्जेक्टिव इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आता है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ डिटरमाइंस वेलफेयर ऑफ पीपल। इट हेल्प्स अ कंट्री टू सर्वाइव एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, यानी कंट्री आगे बढ़ पाएगी इंडिपेंडेंट नेशन की तरह से, मतलब किसी पे डिपेंडेंस ना रहे, पीस और हार्मनी कंट्री के अंदर बरकरार रहे, कंट्री को अपनी बॉर्डर डिफेंड करने में आसानी रहती है, मतलब इसके बाद खुद की फौज बना पाएंगे हम और गरीबी दूर कर पाएंगे। 5 to 6% का टारगेट होना चाहिए। लेकिन 1970 के बाद हमारा फोकस शिफ्ट हुआ है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी हटाने के ऊपर और इकोनॉमिक इक्वलिटी लाने के ऊपर। फिर आता है हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जेम कीन्स पहला इंसान था जिसने फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। उसने सजेस्ट किया कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ वही मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट बराबर से नहीं हुआ तो सोशल अनरेस्ट होता है, यानी मतलब अंदर अंदर के झगड़े फसाद चालू हो जाते हैं। और प्राइस स्टेबिलिटी, यानी प्राइस इंक्रीज नहीं होना, इसका मतलब ये नहीं। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होना। 2 to 3% का प्राइस राइज चलता है, लेकिन 4 to 5% का ये डेवलप कंट्री में चलता है, और 4 to 5% का डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव प्राइस स्टेबिलिटी का क्या होना चाहिए, वांट्स टू प्रिवेंट द वाइड फ्लक्चुएशंस इन द प्राइस लेवल, यानी प्राइस लेवल में जो उतार चढ़ाव आते हैं ना, उसको कंट्रोल करना होता है। फिर आता है इक्वल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज फाउंड दैट इकोनॉमिक ग्रोथ मे बी एबल to ensure equal distribution of national income in the both developed as well as developing country। यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी वो सप्लीमेंट्री रोल प्ले करती है, सपोर्टिंग रोल। इसमें स्पेशल प्रोविजन किया जाता है, प्रोवाइडिंग चीपर क्रेडिट टू द सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर में सस्ते में लोन मिले, स्मॉल सेक्टर को सस्ते में लोन मिले। इसके कारण ये सेक्टर्स फास्ट डेवलप हो पाएंगे और जो लोग इस पर डिपेंड करते हैं उनको भी फायदा होगा। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट के इंटर इक्विलिब्रियम। देखो, बीओपी में डिफिकल्टीज क्यों आती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में फॉरेन ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ा है और इंटरनेशनल लिक्विडिटी धीमे धीमे बढ़ रही है, कैश का प्रॉब्लम। हर कंट्री को ये प्रॉब्लम होता है फॉरेन एक्सचेंज कमाने का। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम भी मॉनेटरी पॉलिसी से किया जाता है। अब एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्टेबिलिटी आनी चाहिए टू एनकरेज हेल्दी ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड, टू मेंटेन कॉन्फिडेंस ऑफ अदर कंट्रीज इन होम करेंसी, दूसरी कंट्री की होम करेंसी के अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाना।
फिर टू अवॉइड इंटरनेशनल स्पेकुलेशन एंड फाइट ऑफ कैपिटल, कैपिटल के लिए एक दो कंट्री के बीच में झगड़े होना, और बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर रखना। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और इसके फीचर्स क्या है? तो क्रिएट एंड एक्सपांड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की लोगों को हैबिट डालना है बैंक की और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। दूसरे में आता है सूटेबल इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। इंटरेस्ट रेट बहुत अगर ज़्यादा होगा ना, तो इन्वेस्टमेंट से लोग हट जाएंगे, लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है तो इट विल डिस्करेज इन्वेस्टमेंट। ऑन द अदर एंड, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स इज वेरी लो, पीपल में बोरो मनी फॉर स्पेकुलेशन एंड अनप्रोडक्टिव पर्पसेस। अनप्रोडक्टिव पर्पस यानी क्या? शादी के अंदर खर्चा करेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें घर में बसा लेंगे, ये सब चीज़ें आता है। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट, पब्लिक डेट यानी गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट एक्सपेंस से कम है, गवर्नमेंट की इनकम कम है, ये याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है गवर्नमेंट की। पब्लिक डेट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस सडनली, एकदम से एक्सपेंडिचर का बढ़ जाना। द मॉनेटरी पॉलिसी शुड मैनेज द पब्लिक डेट इफेक्टिवली। दिस कैन बी डन बाय इशूइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, स्टेबलाइजिंग their prices and minimizing the cost of serving the public debt। यानी जितना हो सके उतना हम जो पब्लिक डेट है ना, उसकी कॉस्ट को कम करना चाहते हैं। कॉस्ट कम करना, इसका मतलब क्या होता है कि हम उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल में रहे, यानी कैसे? उसको पे ऑफ करके। तो प्रॉपर एडजस्टमेंट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी के अंदर सेम होना चाहिए, मतलब डिमांड और सप्लाई। क्योंकि अगर डिमांड ज़्यादा है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन, और सप्लाई सॉरी सप्लाई ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन, डिमांड ज़्यादा है तो डिप्रेशन। देखो यहाँ लिखा है, इफ द डिमांड ऑफ मनी, आई थिंक मैंने रिवर्स बोला है। इफ द डिमांड फॉर द मनी एक्सीड्स द सप्लाई, तो इसको इन्फ्लेशन बोला जाता है। और अगर डिमांड फॉर मनी कम है सप्लाई से, तो इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रॉब्लम्स होंगे। तो जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, वो दोनों को इक्वलाइज करने का काम करती है। और टू कंट्रोल क्रेडिट, क्रेडिट कंट्रोल यानी बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सबसे कंट्रोल में लाने का काम ये पॉलिसीज करती है। अब वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स अपने सीख चुके हैं, जो मैंने समरी में कल बताए थे वो सब। बैंक रेट, ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब इसमें आता है। अब एक्सप्लेन द मेजरिंग मीनिंग एंड स्कोप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है? मॉनेटरी अथॉरिटी, यानी इंडिया में आरबीआई। और इसमें क्या किया जाता है? पहली बात तो देखिए, अब प्रोग्राम ऑफ एक्शन, पूरा एक प्रोग्राम बनाया जाता है कौन कौन सी एक्शंस लेनी है, और वो मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा लिया जाएगा, जिसमें अपने कंट्रोल करेंगे या तो रेगुलेट करेंगे मनी सप्लाई को और बैंक क्रेडिट के फ्लो को, टू अचीव डिफरेंट गोल्स, अलग अलग गोल्स को अचीव करने के लिए। इट इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए होता है, बैंक क्रेडिट के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, लेकिन फॉर्म करने वाली गवर्नमेंट, लेकिन कंसल्टेशन यानी सलाह लिया जाएगी श्री सेंट्रल बैंक के पास से, और इसको इम्प्लीमेंट भी सेंट्रल बैंक करेगी। अब स्कोप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, द स्कोप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कवर्स ऑल ट्रांजेक्शन्स विद इन द इकोनॉमी विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी। यानी जिस पे मॉनेटरी अथॉरिटी का कंट्रोल है वो सारे ट्रांजेक्शन, जिसमें सबसे पहले लेवल ऑफ मनी इकोनॉमी, मोनेटाइज्ड इकोनॉमी, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। अगर इकोनॉमी फुल्ली मॉनेटरी है तो सारे ट्रांजेक्शन मनी से ही किए जाएंगे, यानी मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह से काम करेगा। इन सच केस द मॉनेटरी पॉलिसी विल फुल्ली बी इफेक्टिव, यहाँ पे ये इफेक्टिव हो जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को पूरा करने के लिए। और द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट यानी क्या? फाइनेंशियल मार्केट यानी मनी मार्केट। इसमें कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल मार्केट में कमर्शियल बैंक भी होती है, कैपिटल मार्केट भी आता है, और मनी मार्केट। अब कैपिटल मार्केट यानी शेयर मार्केट जैसा, और मनी मार्केट यानी जो बड़े बिजनेस हाउसेस है वो मार्केट से जो पैसे उठाते हैं उसके लिए जो मार्केट होता है वो मनी मार्केट बोला जाता है। if फाइनेंशियल मार्केट्स अगर डेवलप नहीं है तो द स्कोप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विल बी लिमिटेड। दिस इज बिकॉज सम इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जैसे कि बैंक रेट पॉलिसी, कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वो प्रॉपरली तभी काम कर पाएंगे जब फाइनेंशियल मार्केट वेल डेवलप होंगे। क्योंकि अगर फाइनेंशियल मार्केट डेवलप नहीं है
तो बैंक रेट को इम्प्रूव करके कोई मतलब, इंक्रीज करके कोई मतलब नहीं बनता है। अब लिमिटेशन, तो लार्ज नंबर ऑफ मोनेटाइज सेक्टर, इट रिस्ट्रिक्ट द सक्सेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। यानी जो गांव के अंदर रहते हैं ना लोग, और वो बार्टर सिस्टम पे काम करते हैं, यहाँ पे नंबर लार्ज नंबर ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर लिख देना मोनेटाइज की जगह पे। यानी यहाँ पे मनी पॉलिसी फेल हो जाती है लोग अगर पैसे में बिलीव ना करते हो तो। लार्ज नंबर ऑफ एनबीएफआई यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, अगर वो ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम। दे आर प्राइवेट मनी लेंडर्स, दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी। दिस फैक्टर लिमिट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इन सच कंट्रीज। तो इससे मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाती। फिर हाई लिक्विडिटी, द मेजोरिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स पजेस हाई लिक्विडिटी, एज ए रिजल्ट दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। दिस ऑल्सो मेक्स मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव। यानी लिक्विडिटी मतलब बैंक के पास ज़्यादा कैश होती हो तो मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाएगी। फिर फॉरेन बैंक, अगर फॉरेन बैंक से तो इंडिया में अगर कंट्रोल करेंगे, पर पैसा अगर बाहर से आता रुकता ही नहीं है तो फिर इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। मनी नॉट डिपॉजिटेड विद बैंक, जो भी पैसा है लोग क्या करेंगे उससे, ज्वेलरी, गोल्ड, रियल एस्टेट, वो सब प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लेते हैं। तो मॉनेटरी अथॉरिटी के कंट्रोल में ये सब चीजें नहीं आती है। अब देखो टर्म्स और कंसेप्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। पहले देखो रीपर्चेज एग्रीमेंट, जिसको रेपो रेट बोला जाता है। इसमें एक पार्टी, याद रखना, एक पार्टी सेल करती है सिक्योरिटीज को टू अनदर विद एन एग्रीमेंट टू रीपर्चेज द सिक्योरिटी एट ए स्पेसिफाइड डेट एंड प्राइस। आज अपने बेचेंगे लेकिन फ्यूचर में वापस खरीद लेंगे, इस तरह से उसको रीपर्चेज एग्रीमेंट से किया जाता है। द रेपो ट्रांजेक्शन रिप्रेजेंट अ लोन बैक्ड बाय द सिक्योरिटी, इसमें लोन आती है, बराबर। और रेपो ट्रांजेक्शन में सिर्फ मेजोरिटी टाइम्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी को यूज किया जाता है। रिवर्स रेपो रेट, उसमें उल्टा, एक पार्टी फ्रॉम अनदर विथ एन एग्रीमेंट टू सेल देम, परचेज करना यानी रिवर्स रेपो रेट, सेल करना मतलब रेपो रेट। तो पहले रेपो रेट देख, अगर किसी बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास कैश नहीं है तो वो क्या करेगी, सेंट्रल बैंक के पास से पैसा लेगी। और सेंट्रल बैंक के पास से पैसा लेने के टाइम पे जो डिस्काउंट रेट होता है ना, उसको अपने क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे। और रेपो रेट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में यूज किया जाता है। ये एक डिसइन्वेस्टिव इंसेंटिव की तरह से काम करता है, मतलब रोकने वाली चीज की तरह से काम करता है। अगर ये इंक्रीज हो गया तो इससे क्या फायदा होता है कि जो कमर्शियल बैंक है वो रिजर्व बैंक के पास से ज्यादा रेट पे पैसा ले पाएगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में बढ़ जाएगा, जो अभी हो रहा है। फिर रिवर्स रेपो रेट में उल्टा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरो करते हैं कमर्शियल बैंक के पास से पैसा। ये भी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हुआ नहीं तो मनी सप्लाई डिक्रीज, इतना याद रखना। अब एलआरआर यानी लीगल रिजर्व रेशियो यानी मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट, जो हमको रखना पड़ता है बैंक के पास कैश की तरह से। और एलआरआर को फिक्स करती है रिजर्व बैंक। इसमें दो कंसेप्ट है, एक कैश रिजर्व रेशियो और स्टेचुटरी रिजर्व रेशियो। एक सम के अंदर मैंने बताया था, दोनों को प्लस किया था 14% और 6% वाले में। रीजन यही है क्योंकि एलआरआर में दोनों चीजों को इंक्लूड करना है। तो इट इज द मिनिमम अमाउंट that a commercial bank has to maintain with the central bank in the form of deposit. A fall in CRR, will lead to an increase in the money supply and vice versa. CRR अगर कम हो जाएगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। ये सब छोटी छोटी बातें याद रखनी है, इसमें एमसीक्यू में आ सकती है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये आपको कैश में नहीं रखना है, लेकिन कुछ ऐसी एसेट जैसे कैश, गोल्ड, उन सब के अंदर रखना। अकेली कैश नहीं, इसके अंदर गोल्ड भी आ जाता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में। अब फिजिकल पॉलिसी मतलब टैक्सेशन का यूज करके, यूज ऑफ टैक्सेशन, बोरोइंग एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टेबलाइजेशन, यानी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए ये सब चीजें की जाती है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी, तो देखो, टू रेज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। The fiscal policy aims to promote and accelerate the rate of investment in the private and public sectors of the economy. To achieve this, it is necessary to control consumption and raise the saving ratio. यानी यहाँ पे इसको अचीव करने के लिए क्या किया जाएगा, हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के अंदर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात करते हैं।
बराबर। और DN त्रिपाठी ने ये सब 6 अलग अलग मेथड बताई, ये 6 में से कोई भी मेथड आपको MCQ में पूछी जा सकती है। तो फिजिकल कंट्रोल, फिर इसके बाद में टैक्स रेस को इंक्रीज कर देना, नए टैक्स को इम्पोज करना, पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, पब्लिक से लोगों के पास से पैसा लेना, और डेफिसिट फाइनेंसिंग। टैक्सेशन इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, याद रखना MCQ ये। टू एनकरेज सोशली ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, फिजिकल पॉलिसी, मार्केट में जो भी पैसा आता है इन्वेस्टमेंट का वो बढ़ना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के साथ में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए वैसी होनी चाहिए। फिर काउंटरेक्ट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से लड़ने वाली होनी चाहिए फिजिकल पॉलिसी। जब परचेसिंग पावर इंक्रीज होता है तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वो भी इंक्रीज होती है, लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स एकदम से इंक्रीज नहीं हो पाते, क्योंकि बीच में बहुत सारा बॉटल नेक्स यानी रुकावटें आती है, इससे इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। क्योंकि डिमांड बढ़ेगी लेकिन उसके हम सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ने लगी, तो यही चीज को करेक्ट करने का काम भी करेंगे। अब इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होनी चाहिए कि सबकी डिजायर पूरी हो, कंट्री का स्टेटस बढ़े, अच्छा हो, पीस और हार्मनी एस्टैब्लिश हो, कंपनी कंट्री अपने आप को डिफेंड कर पाए, को लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो। और इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स इक्विटी, इक्विटी यानी सबके साथ समानता। अब पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस यानी गवर्नमेंट किस तरह से अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा मार्केट से उठाती है। इसमें डाल्टन के हिसाब से देखो तो इसमें पब्लिक फाइनेंस कंसर्नड विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज एंड विद द एडजस्टमेंट ऑफ वन टू द अदर, एक दूसरे के अंदर एडजस्टमेंट यानी इनकम बढ़े कभी कभी एक्सपेंडिचर बढ़े ऐसा। एक्सटेंड के हिसाब से पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ बजट ऑन द इकोनॉमी, याद रखना ये। एंड पर्टिकुलरली द इफेक्ट ऑफ अचीवमेंट ऑफ मेजर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव है, स्टेबिलिटी, इक्विटी और एफिशिएंसी, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को हमको पूरा करना है। पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रेवेन्यू आर द टू ब्रांचेस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, दो अलग अलग हिस्से हैं ये। पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करें हम तो गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, याद रखना है कि लेजर फेयर में गवर्नमेंट का रोल कुछ भी नहीं होता है। लेजर फेयर यानी जहाँ पे मार्केट के बेस के ऊपर इकोनॉमी चलती हो ना, वहाँ गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। गवर्नमेंट सिर्फ प्रोटेक्ट करती है अपने बिजनेस को आउटसाइडर से, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का खाली काम करेगी, दूसरा कुछ नहीं। ये क्वाइट नेरो व्यू है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमी में इससे आगे बात होती है। देखो टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर में हम देखेंगे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी पे खर्चा किया जाता है, ये रिकरिंग टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी जब असेट को परचेज किया जाए तब जब गवर्नमेंट खर्चा करती है वो। फिर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जिसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जिसमें इरिगेशन प्रोजेक्ट, फ्लड कंट्रोल मेजर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन ये सब आ जाता है। जबकि नॉन डेवलपमेंट के अंदर जिसके कारण ग्रोथ वोथ कुछ भी होता नहीं, उस पर ग्रोथ के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यानी पुलिस, जेल, जुडिशरी आ जाएगी, interest on public debt, etc. Really speaking, this expenditure is not purely non-developmental. ये नॉन डेवलपमेंटल नहीं होता, कई बार प्रोटेक्ट करने से भी बहुत ज़्यादा फायदे हो जाते हैं। फिर ट्रांसफर पेमेंट यानी क्या? ट्रांसफर पेमेंट यानी जिसमें गुड्स और सर्विस का रियल ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ पैसा जाता है, जिसमें ओल्ड एज पेंशन आता है, अनएम्प्लॉय, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर पेमेंट में इसमें से कौन सा इंक्लूड होगा, ये MCQ में आ सकता है। फिर नॉन ट्रांसफर पेमेंट यानी बाकी सारे वो एक्सपेंडिचर जैसे डिफेंस पे, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर, जिसमें रिटर्न कुछ भले ना मिले लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इससे फायदा जरूर होता है। ये तुम्हारे एक्सपेंडिचर हो गए। अब रेवेन्यू यानी इनकम। इनकम में टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दो है। टैक्स रेवेन्यू में इनकम और एक्सपेंडिचर पे टैक्स लगता है, इसमें इनकम टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स ये सब है। और इन टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन, जिसमें एस्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, हाउस टैक्स, वेल्थ टैक्स, उसके बाद में लैंड रेवेन्यू टैक्स, ये सब नाम याद रखने। और टैक्सेस ऑन कमोडिटीज एंड सर्विस, इसमें सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कंजम्पशन सबके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो इसमें करेंसी, कोइनेज और मिंट, नासिक में याद रखना, ये MCQ में आ सकता है। करेंसी, पेपर मिल होशंगाबाद में है, करेंसी नोट का प्रिंटिंग प्रेस नासिक में है, और बैंक नोट का प्रेस जो है वो देवास के अंदर है। इंटरेस्ट रिसीट, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट,
दे इंक्लूड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द लोन्स गिवन टू अदर पार्टीज, यानी बाहर दूसरी पार्टीज को जो भी लोन दी जाती है इससे जो पैसा आता है वो, इसमें गवर्नमेंट कई जगह पे रेलवेज में इन्वेस्ट करती है, वहां से प्रॉफिट मिलता है, पोस्ट से प्रॉफिट मिलता है, टेलीकम्युनिकेशन से प्रॉफिट मिलता है, ये सब गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाता है। दूसरे नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पब्लिक सर्विस कमीशन, पुलिस, जेल, डेवलपमेंट सर्विस, सप्लाईज डिस्पोजल, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। फिर कैपिटल रिसिट, कैपिटल रिसिट में इंटरनल और एक्सटर्नल, विद इन द कंट्री इंटरनल, आउटसाइड एक्सटर्नल, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पूछ सकते हैं ये इसमें कौन सा आता है। और ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी की बात करें तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, मार्केटेबल और नॉन मार्केटेबल, फ्री और इंटरेस्ट बेरिंग। अब टैक्स यानी क्या, कंपलसरी लेवी पेबल बाय एन इकोनॉमिक यूनिट टू द गवर्नमेंट। टैक्स कंपलसरी होता है, और इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है। देखो, डायरेक्ट टैक्स सीधा, आपने ये तो देखा हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स के पेपर के अंदर, तो इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। स्पेसिफिक और एड वेलोरम याद रखना, एमसीक्यू में आएगा। स्पेसिफिक यानी पर यूनिट ऑफ कमोडिटी के ऊपर लगाया जाता है, प्राइस नहीं देखी जाती उसके ऊपर। सो टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक टैक्स जो है, चार्ज विद टोटल आउटपुट और टोटल क्वांटिटी ऑफ सेल, एक बार टोटल क्वांटिटी के ऊपर एक टैक्स लगा दिया जाता है, वो स्पेसिफिक टैक्स है। जबकि एड वेलोरम यानी वैल्यू बेसिस टैक्स होता है, वो वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ये भी बढ़ता है, वो पहले सेल्स टैक्स था इंडिया में। प्रोग्रेसिव टैक्स यानी टैक्स रेट इंक्रीज होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स इंक्रीज होगा, तो इनकम टैक्स को अपने प्रोग्रेसिव बोलते हैं। प्रोपोर्शनल टैक्स, वो भी इनकम के राइज या तो फॉल होने से उसका प्रपोर्शन चेंज होता है, जबकि रिग्रेसिव टैक्स डिक्रीज होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स में रिग्रेसिव लिखना है, यहाँ पे मैंने बोला भी था ये जब मैं पढ़ा रहा था तब, यहाँ रिग्रेसिव लिखना है, प्रोग्रेसिव नहीं आएगा। और इसमें फिस्कल डेफिसिट यानी क्या, ये फिस्कल डेफिसिट यानी ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, एक्सेस, ये याद रखना है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग लोन्स, नेट ऑफ रिकवरी ओवर रेवेन्यू रिसीट्स एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीट। इसमें ये जितनी भी चीज है उसको सबके ऊपर फोकस करना है आपको। बजट डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर में टोटल रिसीट माइनस करो। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट। फिस्कल में टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट, और इसमें बोरिंग नहीं आता। प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस किया जाएगा। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, यानी रेवेन्यू डेफिसिट में से ग्रांट माइनस कर देंगे। और मोनेटाइज फिस्कल डेफिसिट, यानी वो पार्ट फिस्कल डेफिसिट का जिसमें आरबीआई से बोरो किया जाता है पैसा। अभी इंपॉर्टेंस के खाली सिर्फ लिमिटेशंस के जो है खाली पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि लिमिटेशंस में क्या क्या चीजें आ सकती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन। तो सिर्फ याद रखने नाम, और नाम याद रख लेना इसके। यहाँ पे अपने सेकेंड यूनिट क्लोज करते हैं।